And we have discussed the various phases of aerobic respiration taking place in organisms modern like you means eukaryotes. अब हम देखने वाले हैं ये कि हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पहला फेज है मीन ग्लाइकोलाइसिस वो किस किस स्टेप से किस किस जगह से गुजर के पायरुवेट बनता है। तो किसी शायर ने खूब कहा है ना कि इन्हीं पत्थरों पे चल के जो आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। लेकिन हमारी ग्लाइकोलाइसिस में डेफिनेटली ये कहकशाएं हैं, हर स्टेप जो इवेंचुअली हमें क्या दे देता है, पायरुवेट मॉलिक्यूल। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। Yes, my dear students, we're going to start glycolysis and for this purpose we have to start with the glucose molecule. अब देखें कि यहाँ मैं लिख दिया स्टूडेंट्स क्या, ग्लूकोज, और ये वही ग्लूकोज है जिसको हम लोगों ने साइटोप्लाज्म में डाल दिया था लास्ट लेक्चर में फ्रॉम द कैपिलरीज। और ये जो मेरे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है क्या करेगा, ये अपनी शक्ल दिखाएगा हमें कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5, और इस पर्टिकुलर कार्बन नंबर 6 को मैंने डेलिबरेटली दूसरे रंग से ड्रॉ किया है, मीन रेड कलर से ड्रॉ किया। तो ये हो गई मेरे पास ग्लूकोज के 6 कार्बन हो गए। अब ये जो ग्लूकोज के 6 कार्बन हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं इनमें से एनर्जी को हार्वेस्ट करना चाहता हूं तो लाइक एनी बिजनेस आई हैव टू इन्वेस्ट एटीपी, राइट। अब एक डेड बॉडी है मेरे पास अगर, तो वो पर्टिकुलर डेड बॉडी ग्लूकोज ऑब्टेन करने के बावजूद भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी इन्वेस्ट करने की एबिलिटी नहीं है। तो ग्लूकोज में से एनर्जी निकालने के लिए पहले हमें एटीपी देना पड़ता है, राइट। तो पहला एटीपी कहां आके अटैच होता है, कार्बन नंबर 6 के ऊपर। अब इसकी रीजन क्या है कि इस पर्टिकुलर कार्बन नंबर 6 के ऊपर OH प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट OH प्रेजेंट होता है, राइट। यानी कि अगर मैं कार्बन नंबर 6 को ड्रॉ करूं तो कार्बन नंबर 6 की शक्ल कुछ इस तरह की, इसके ऊपर है बाकी 5 4 3 2। अब इस 6 कार्बन के ऊपर आके अटैच हो सकती है वो वाली फॉस्फेट जो यहां पे दी एटीपी ने, और उसके रिजल्ट में ये वाला स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, समथिंग लाइक इट। तो ये जो बॉन्ड डेवलप हुआ यहां पे, ये कार्बन नंबर 6 पे डेवलप हो सकता है, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर कार्बन नंबर 6 को डिफरेंशिएट करके ड्रॉ किया था। अब इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि पहले ही फेज में हम ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ। किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ। अब जाहिर है अगर मैं ग्लूकोज की कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट अटैच करना चाहता हूं तो मुझे यहां किसको बुलाना पड़ेगा? जाहिर है एटीपी को बुलाना पड़ेगा, राइट। एटीपी क्या करेगा स्टूडेंट्स? अपना एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दे देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा किस में? एडीपी और पीआई में, राइट। एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज के फॉस्फेट उसके पास चली गई, राइट। अब ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आपने बात को जरा गौर से सुनना है। अब मेरी कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 6 जैसी नहीं है, बिकॉज यू नो कि ग्लूकोज इज एन एल्डो शुगर, और एल्डो शुगर में जो कार्बन नंबर 1 होती है स्टूडेंट्स, उसकी शक्ल तो कुछ इस तरह से होती है। ये कार्बन 1 था, याद करें चैप्टर नंबर 2। अब यहाँ पे OH प्रेजेंट नहीं है। जब यहाँ पे OH प्रेजेंट नहीं है तो जाहिर है मैं इस तरीके से यहाँ फॉस्फेट अटैच नहीं कर सकता। तो फिर नेचर ने क्या किया? नेचर ने यहाँ पे एक एंजाइम भेजा। उस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम है स्टूडेंट्स आइसोमेरेज। क्या नाम है स्टूडेंट्स? आइसोमेरेज। आपको पता है कि आइसोमर क्या होते हैं? दो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कि जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, मीन उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज हो जाती है। तो लिहाजा हम यहाँ पे आइसोमराइजेशन कर रहे हैं। हम केमिकल के अंदर, हम मॉलिक्यूल के अंदर एटम के अरेंजमेंट को चेंज करेंगे, जिसके बाद ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आइसोमेरेज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद ये वाली कार्बन एटम भी किस जैसी हो गई? कार्बन नंबर 6 जैसी हो गई। क्यों?
कि अब इसके ऊपर OH आके अटैच हो गया। अब मैं ये कर सकता हूं कि मैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ड्रॉ करूं। लुक एट दिस, इट इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, राइट। कार्बन नंबर 6 वॉज रेड क्योंकि इसके पास OH था, लेकिन अब फ्रुक्टोज के पास भी कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 6 जैसी हो गई है। अब इसके साथ भी आके एक और फॉस्फेट अटैच हो सकता है, तो उसके रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल मेरे पास यहां बनेगा उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। लुक एट दिस, 2, 3, 4, 5 and then 6 and then another phosphate, राइट। अब ये जो मॉलिक्यूल मेरे पास बना है वो बेसिकली एक फ्रुक्टोज है जिसके दोनों एंड्स पे फॉस्फेट लगा हुआ है। तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम मैंने रख दिया स्टूडेंट्स फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और अगर आप लोग इसे बाइफॉस्फेट कह दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों नाम चलते हैं। इस तरीके से जब ये वाला फॉस्फेट और ये वाला फॉस्फेट यहाँ पे अटैच होंगे तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट, नो डिफरेंस एट ऑल। अब ये वाला फॉस्फेट एक हाई एनर्जी यू कैन से क्या है मॉलिक्यूल है, और ये भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। इसको मैं आमतौर पर यूं समझाता हूं, ये समझ लें कि ये एक पहलवान है और ये भी एक पहलवान है, और इसके दरमियान में ये एक पतली सी रस्सी है। एक पंजाबी का वो गाने का चंक छोटा सा पीस बोल रहा हूँ, टूट गई तड़ाक करके। तो जो ये वाला पहलवान और ये वाला पहलवान इसको आपस में खींचेंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल बिल्कुल दरमियान में से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्रेक हो जाएगा। जब ये मॉलिक्यूल दरमियान से ब्रेक होगा तो उसके रिजल्ट में एक मॉलिक्यूल ये प्रोड्यूस होगा, राइट, और एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट दो पार्ट्स पे ब्रेक हो गया। उनमें से एक पार्ट का नाम क्या है मेरे पास, DAP, स्टैंड्स फॉर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आपको पता है कि कार्बन नंबर 2 पे अब आ गया है कार्बन क्राउंड विद ऑक्सीजन। तो जब भी कार्बन नंबर 2 पे आ जाता है या कार्बन 3 पे आ जाता है कार्बन दैट इज क्राउंड विद ऑक्सीजन, तो ये ग्रुप बन जाता है क्या, कीटोन। तो वो वाला कीटोन जो ग्लाइकोलाइसिस में बनता है उसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, राइट। और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेगा उसका नाम है स्टूडेंट्स मेरे पास क्या, G3P, G3P और सिंपली 3PGAL, एक ही चीज के दो नाम, राइट। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ये DAP में कम कन्वर्ट होता है, लेकिन जो DAP है वो ज्यादातर पे G3P में कन्वर्ट होता है। उसी रीजन मेरे पास ये है कि G3P इज एक्टिवली टेकन अप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और ये तो बहुत कम जब मैंने मॉलिक्यूल को स्टोर करना होगा तो इस्तेमाल होगा। तो आमतौर पर मैं इस मेटाबॉलिज्म को यूज करता हूं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। देयरफॉर DAP ही कन्वर्ट होता है G3P में मोस्ट ऑफ द टाइम, और बहुत कम ऐसे होता है कि G3P DAP में कन्वर्ट हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इस DAP को कंसिडर करेंगे वो G3P में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बन गए किसके, G3P। अब ये जो G3P के दो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैं डेलिबरेटली इस तरह लेके चल रहा हूं ऐसे, यानी कि जो काम इसके साथ होगा वही काम इसके साथ भी होगा। मीन टू से कि जो मॉलिक्यूल यहाँ प्रोड्यूस होगा वो मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो कितने प्रोड्यूस हो गए मॉलिक्यूल, 2। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट्स कि हमने इस PGAL के साथ हम लोगों ने मिला देना है एक और फॉस्फेट। जाहिर है जब इसके साथ एक और फॉस्फेट अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, PGAP, राइट। या आप इसे बोल सकते हैं BPGA, बाइफॉस्फोग्लिसरेट, राइट। इस पर्पस के लिए मुझे दो रिएक्शंस करने हैं। नंबर 1 कि मुझे यहाँ पे शामिल करना है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और बहुत दफा डिस्कस हुआ स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर फॉस्फेट की जो केमिकल कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह से होती है, राइट। ये H3PO4 इट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट,
और इस पर्टिकुलर फॉस्फेट को मैंने शामिल कर देना है कहाँ, इस G3P के साथ, और ये बन जाएगा PGAP। आपकी बुक क्या बोलती है, PGAP, तो आप जरा इसको ही याद रखेंगे। और प्लस मेरे यहाँ पे ऐड कर देना है व्हाट, NAD। जाहिर है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान में NAD विल कम आउट एज NADH, और जब ये NADH के तौर पे बाहर आएगी तो उसका मतलब है कि ये हो गया रिड्यूस, और ये G3P नॉट ओनली फॉस्फोरिलेट हुआ बल्कि ऑक्सीडाइज भी हो गया, राइट। आगे हम चलेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हम इस PGAP को कन्वर्ट कर देंगे इनटू PGA। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, कि हम लोगों ने यहां पे पहला ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर लिया है। हमने ADP और PI जो यहां से आ रहा था उसको आपस में मिलाया। PI कहां से आ रहा था, यहां से, ठीक है। उस पर्टिकुलर PI को जब हमने ATP से मिलाया तो मेरे पास ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया। आपको पता ही वाली बात स्टूडेंट्स कि यहां पर भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, जाहिर है सेम PGAP यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे PGA भी प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जाहिर है यहां पर भी ADP ATP में कन्वर्ट हो रही है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास पहली दफा 2 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गए, राइट। अब हम क्या करेंगे कि हम इस PGA को अंडरगो करवाएंगे किस प्रोसेस से, डिहाइड्रेशन। और जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है, यू नो वेरी वेल कि उसमें वी एलिमिनेट 1 वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि अगर ये डिहाइड्रेशन यहां भी हो रहा है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां पे भी एलिमिनेट होगा, मींस बाहर आ जाएगा। उसके रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल मेरे पास प्रोड्यूस हो रहा है इसका नाम है पेप, यानी कि आप पेप्सी याद कर सकते हैं। इसका नाम है स्टूडेंट्स व्हाट, पेप। दिस पर्टिकुलर पेप it stands for phosphoenol pyruvate, phosphoenol pyruvate, ठीक है। और ये जो phosphoenol pyruvate है हम इसको यूज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ATP समवेयर हियर। अब भी हम लोग क्या करेंगे कि हम ADP को इसके पास भेजेंगे, इसके पास phosphoenol pyruvate के बाद, और वो किस फॉर्म में बाहर आएगी, जाहिर है ATP की फॉर्म में। और इवेंचुअली जो चीज मेरे पास बनेगी उसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, डेफिनेटली नथिंग अदर देन पाइरूवेट। और जैसे मैंने आपसे हर स्टेप में पीछे भी बोला, अभी यहाँ पे बोल रहा हूं कि यहाँ पर भी जाहिर है ADP को भेजा जाएगा, वो ATP बन के बाहर आ जाएगी, और यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल बन जाएगा किसका, पाइरूवेट का। याद रखने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, इस सारे के सारे रिएक्शन में जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की 2 फेजेस है। एक ऊपर वाली फेज जिसमें हमने इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तैयार किया कि वो हमें एनर्जी दे। इस पर्टिकुलर फेज को हम लोग ऐसे ब्रैकेट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, इस वाली फेज को, और इसे हम बोलते हैं व्हाट, प्रेपरेटरी फेज। प्रेपरेटरी फेज यानी कि इसमें ग्लूकोज को तैयार किया इस बात पे कि वो हमें एनर्जी दे दे। इस वाले केस में we have used, हमने इस्तेमाल किए हैं कितने, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यू नो वेरी वेल, एक ATP का मॉलिक्यूल मैंने इस स्टेज में इस्तेमाल किया और एक ATP का मॉलिक्यूल मैंने इस स्टेज में इस्तेमाल किया, राइट। इससे बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और इसके रिजल्ट में बना मेरे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो 2 ATP के मॉलिक्यूल मेरे पास क्या हो गए, यहाँ पे कंज्यूम हो गए। मैंने क्या बोला, इसे प्रेपरेटरी फेज। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेप को देखूं, यहां से लेके यहां तक के प्रोसेस को, तो इसे हम लोग बोलते हैं व्हाट, एनर्जी यील्डिंग स्टेप। एनर्जी यील्डिंग स्टेप लिख लें या फेज लिख लें। और इस पर्टिकुलर एनर्जी यील्डिंग फेज में आप लोगों ने 2 ATP यहां प्रोड्यूस किए और 2 ATP ही आप लोगों ने यहां प्रोड्यूस किए। सो यहां से हमारे पास 4 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए, राइट। अब 4 ATP आपने प्रोड्यूस किए, 2 आप लोगों ने इस्तेमाल किए थे, तो आप लोगों के पास जो नेट गेन आया इट वाज इक्विवेलेंट टू 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो ये है thermodynamics और एनर्जी रिलेशंस ऑफ द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, ATP। सो नेट गेन ऑफ द होल रिएक्शन इज जस्ट 2 ATP मॉलिक्यूल्स। अब ये वाला पाइरूवेट फिर रिएक्शन में कैसे एंटर होता है और कहां जाता है, और
क्रैब्स कैसे ऑपरेट होता है, लेट्स इट फॉर टुमारो, एंड टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर्स। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप you all are fine, and you know very well we have started the process of aerobic respiration, and in the last lecture we discussed about the very first phase of respiration that is common in aerobic respiration and in anaerobic respiration, that is glycolysis. This particular you can say activity and the activities followed by this will be discussed on the whiteboard in detail. So let's move to the whiteboard. Yes my dear doctors, हम बात को वही से स्टार्ट करते हैं कि we have studied up to this topic कि ये था मेरे पास एक ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया था टू मॉलिक्यूल्स में. One of them was what? DAP, and other was G3P, dihydroxyacetone phosphate, and glyceraldehyde 3-phosphate. और मैंने आपको ये बात बताई थी डियर स्टूडेंट्स कि ये दोनों चीजें आपस में इंटरकन्वर्टेबल, यानी कि मैं DAP को G3P में और G3P को DAP में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट most of the time this DAP converts itself into G3P. It means one glucose molecule will give me two molecules of what? G3P. Usually it gives me two molecules of what? G3P. अब ये जो मेरे पास G3P है, ये सीरीज ऑफ स्टेप में से गुजरने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया था? डेफिनेटली into two molecules of pyruvate, right? Two molecules of pyruvate में कन्वर्ट हो. और आपको याद है स्टूडेंट्स कि इस पहले वाली फेज में we have invested two molecules of ATP. चूंकि हमसे लॉस हुए तो हम इस पर्टिकुलर फेज के साथ -2 ATP के मॉलिक्यूल लिखते हैं, और इस पर्टिकुलर फेज में हम लोगों ने क्या गेन किए थे? 4 molecules of ATP, 4 + 4 ये में गेन किए. और अगर हम नेक्स्ट फेज में आप लोगों के लिए बात करें इसकी नेट गेन की, तो फिर नेट गेन of ATP during glycolysis was what? 4 ATP minus 2 invested ATPs, and the product was 2 ATP molecules. तो इस तरीके से मुझे ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में क्या चीज मिली? डेफिनेटली यू आर परफेक्ट कि 2 molecules of pyruvate, मुझे एक चीज मिली थी स्टूडेंट्स, दिस वन, और फिर मुझे मिली 2 molecules of what? ATP, राइट. दूसरी चीज मेरे पास ये मिली. फिर मुझे इस पर्टिकुलर स्टेप पे एक NADH भी मिला. तो ये 3 चीजें गेन थी किस चीज का? ग्लाइकोलाइसिस का. अब हमने करना क्या है? हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पायरुवेट को आगे लेके चलना है, बिकॉज हम स्टडी करते हैं क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन. और मैंने आपको बताया है इन 2 पायरुवेट्स को लेके जाएंगे कहाँ? इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. एंड यू नो वेरी वेल कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेरे पास 2 मेम्ब्रेन्स, एक आउटर, जाहिर है हम इसी का नाम देते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट. और उसके बाद एक मेम्ब्रेन इसके अंदर भी. इट इज यू नो वेरी वेल कि इट इज लूजली पैक और इट इज वेरी मच फोल्डेड. इसमें बहुत ज़्यादा फोल्ड्स हैं, राइट. और ये जो फोल्ड्स हैं आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि हम ये नाम देते हैं व्हाट? क्रिस्टी. इंडियन के नाम कैसे? क्रिस्टी. एक स्पेस यहाँ है, इट इज कॉल्ड एज इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस. इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस.
और एक कैविटी इसके बिल्कुल अंदर है, समवेयर हियर, और इस पर्टिकुलर जगह को हम कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? स्पेस, कैविटी, राइट। अब जब मैं इस पर्टिकुलर पाइरूवेट को इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाऊंगा, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो यहां जाके रुक जाएगा, राइट। और इस पर्टिकुलर स्पेस में क्या रिएक्शन होगा? समवेयर कुछ ऐसे होगा, उसको यहां लिखते हैं यहां। तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, लुक एट दिस, ये मेरे पास एक C3H4O3 है, दैट इज बेसिकली अ पाइरूवेट। और इस पर्टिकुलर पाइरूवेट को मैं दो एक्टिविटीज से पहले गुजारूंगा। एंड द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी इज कि मैं इसमें से माइनस कर दूंगा CO2। और जब मैं किसी चीज में से CO2 को माइनस करता हूं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन। प्लस सेकेंड एक्टिविटी ये हो रही है कि मैंने इसके पास भेजा एक NAD यूनिवेरिएबल के। जब मैं NAD की बात करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि इट इज एन ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल। ये वाला NAD इस पाइरूवेट से क्या ले लेता है? दो हाइड्रोजन के एटम, और ये कन्वर्ट हो जाता है NADH प्लस H प्लस में। आप इसे सिंपली NADH2 भी लिख सकते हो, और रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मेरे पास एक 2 कार्बन कंपाउंड। रीजन यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे कार्बन एटम थे कितने? 3। एक कार्बन यहाँ से क्या हो गया? माइनस। तो जब एक कार्बन माइनस हो जाएगा तो बाकी बच जाएंगे मेरे पास 2 कार्बन, और वो 2 कार्बन कंपाउंड क्या कहलाता है? CH3COO। यू नो वेरी वेल, एसिटिक एसिड। CH3COOH इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। लेकिन जब मैं इस पर्टिकुलर एसिटिक एसिड में से ये वाला H माइनस कर देता हूं तो उसके बाद जो चीज बाकी बचती है उसका नाम क्या होता है? एसिटाइल रेडिकल। अब इस पर्टिकुलर एसिटाइल रेडिकल के साथ मैंने सल्फर ब्रिज के थ्रू, सल्फर ब्रिज मैंने इस्तेमाल किया है, सल्फर ब्रिज, और के साथ मैंने जोड़ देना है क्या? कोएंजाइम A। COA मींस कोएंजाइम A। COA हम हमेशा कैपिटल C स्मॉल o और कैपिटल A लिखते हैं। This CO stands for coenzyme and definitely A for A, कोएंजाइम डालेंगे। अब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नाम क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल कोएंजाइम A। Now this particular acetyl coenzyme A is at higher energy. Now it has the ability to shuttle inside what? Mitochondrial matrix। यानी कि देखिए कि ये जो रिएक्शन था वो यहाँ के ही हुआ। जरा बात को दोबारा गौर से सुने कि ये था मेरे पास C3H4O3, इसमें से मैंने माइनस कर दी CO2, राइट। बाकी जो मेरे पास मॉलिक्यूल बचा वो क्या था? CH3COO। और फिर इसके साथ मैंने सल्फर ब्रिज के साथ क्या लगा दिया? बिल्कुल यू राइट, जब मैंने सल्फर ब्रिज इस्तेमाल किया तो उसके आगे मैंने अटैच कर दिया व्हाट? कोएंजाइम A। और जो ही कोएंजाइम A यहाँ पे अटैच होगा तो इसमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो इस तरह माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को क्रॉस कर सके। और क्रॉस करने के बाद अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A कहाँ आ गया? इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है, राइट। एंड दैट वाली साइकिल जो आज का हमारा टॉपिक भी है, जिसे नाम कहते हैं स्टूडेंट्स व्हाट? क्रेब्स साइकिल, राइट। और इस पर्टिकुलर क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट में मेरे पास क्या प्रोड्यूस होता है? यू नो वेरी वेल, इसमें से प्रोड्यूस होगी CO2 प्लस इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा H2O। और आज के लेक्चर की सबसे आखिरी और सबसे अहम बात, वी वांट टू सैल्यूट दिस वेरी ऑर्गेनेल नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। एंड दिस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया इज डूइंग अ वेरी मार्वेलस जॉब फॉर अस। और उस मार्वेलस जॉब का नाम क्या है स्टूडेंट्स? यस, प्रोडक्शन ऑफ ATP। अगर आप देखें तो इस पूरे प्रोसेस में जब मैंने ग्लाइकोलाइसिस से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट बनाए तो ग्लूकोज में से जस्ट 2% एनर्जी हार्वेस्ट हुई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैंने ग्लूकोज से पाइरूवेट बनाया तो मेरे पास 2% एनर्जी रिलीज हुई बस।
तो ये जो मेरे पास ग्रेट ऑर्गेनल, जैसे मैं पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहा हूँ, दैट वेरी ऑर्गेनल इज बेसिकली हार्वेस्टिंग फर्दर 98%। और ये जो मेरे पास 98% एनर्जी है, ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स? 98% एनर्जी ये बराबर है 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स के साथ। याद रखने वाली बात है कि 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स क्रेब्स साइकिल से नहीं बनते। क्रेब्स साइकिल तो एटीपी बनवाने का जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करता है, और वो क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स? लुक एट दिस, वो है मेरे पास NADH2, that is a reduced NAD, then we have reduced FAD, right? और ये दोनों चीजें जो हैं ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरेंगी तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? जाहिर है 36 ATP मॉलिक्यूल्स। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बिल्कुल यूजलेस हो अगर ये वाला ग्रेट ऑर्गेनल हमें रिड्यूस्ड NAD और रिड्यूस्ड FAD प्रोड्यूस करके नहीं देगा। तो देखते हैं कि हमारा ये वाला क्रेब्स साइकिल किस तरीके से, किस किस प्रोसेस, किस स्टेप से गुजर के, वही बात है किन किन कहकशाओं से गुजर के अल्टीमेटली हमने क्या प्रोड्यूस करा है? 38 मॉलिक्यूल्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। Yes, my dear students, we have already drawn a circle for you, और इस सर्कल में जाहिर है हम क्या सीखेंगे? जाहिर है क्रेब्स साइकिल सीखेंगे। वैसे तो ये सारे की सारे नेम्स और सीक्वेंस को याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पहले इस पर्टिकुलर दायरे के ऊपर एक सेंटेंस लिखूंगा, और अगर आप वो वाला सेंटेंस अपने माइंड में रखेंगे तो आई होप कि आपको इस पर्टिकुलर साइकिल को याद करने में बहुत आसानी होगी। आए हम वो नाम पहले लिखते हैं। नंबर 1 इज आवर, राइट? नंबर 2 इज all. Number 3 is city. Number 4 is. Next is kept. 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 Are all city, or you will say whole city, all city is kept. Next word is secure. Sorry, safe and secure. Safe and secure. Next is from, और आजकल एक बहुत टर्म मूवीज वगैरह में और कार्टून में देखते हैं, दैट इज मॉन्स्टर्स। अगर आपको ये वाला सेंटेंस याद है स्टूडेंट्स कि आर all city is kept safe and secure from monsters, तो आप लोगों को इस कैप्शन को याद करने में बहुत आसानी हो सकती है। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमारे स्टूडेंट्स ये, ठीक है? आर all city is kept safe and secure from monsters। एक हम और भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा फनी वे में, कि यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो स्मूथ है ऑक्सैल एसिटेट, ऑक्सैल एसिटेट, तो इस ऑक्स लिख सकते हैं कि ऑक्स, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर ऑक्स, आर सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मज। मज क्या होती है? ऑक्स की बुड्ढी, मज। तो मैं ऑक्स को बता रहा हूँ कि जो हमारा सिटी है उसमें कोई मज नहीं है, नवासी ने सारी मजे उठा के शहर में से बाहर भेज दी, राइट? तो ये आप भी है, आप इसे कैसे याद रखते हैं कि ऑक्स, ऑल सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मज। मज क्या होती है? दोबारा रिवाइज कर दिया आप लोगों ने। तो ये दो भी हैं, आप दोनों वे में, पंजाबी में या उर्दू में, इंग्लिश में, व्हाटएवर यू वांट, तो से आप इसे याद कर सकते हैं, और अब हम इस साइकिल को प्रॉपर अंडरस्टैंड करें। आई एम गोइंग टू रेज इट because we have you can say the concept of what this sentence. So I am back after removing the extra words from the first letters. The same letters are all city is kept safe and secure from monsters, or ox city is kept constant from muds. Yes. So start करें किसके साथ? Number 1 reactant के साथ, and that very reactant is basically oxalic acetate.
ऑक्सैलो एसीटेट। आपने दो बातें इस कंपाउंड के बारे में याद रखी। सबसे पहली बात कि ये लास्ट साइकिल का क्या है, आखिरी प्रोडक्ट, और ये जो लास्ट साइकिल का आखिरी प्रोडक्ट है ये नेक्स्ट साइकिल का रिएक्टेंट बन जाएगा। ये बहुत दफा मैंने एक्सप्लेन किया आपको, साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा ऐसे ही होता है कि ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये किससे बना था, लास्ट साइकिल के कंप्लीट होने से, लेकिन नेक्स्ट साइकिल इसी से स्टार्ट होगा। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है इसके बारे में दूसरी बात हमें ये याद रखनी है स्टूडेंट्स कि ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है। 4 कार्बन कंपाउंड, ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है स्टूडेंट्स, इट इज हियर टू वेलकम अ कंपाउंड नोन एज एसिटाइल CoA। नाम का स्टूडेंट्स का एसिटाइल CoA। अब जो ही एसिटाइल CoA जो कि मैंने को लास्ट टाइम बोला था लास्ट कॉलम में कि जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है वो यहाँ पहुंचेगा, तो ये वाला 2 कार्बन कंपाउंड इस वाले 4 कार्बन कंपाउंड से मिलने के बाद क्या बनाएगा, डेफिनेटली एक 6 कार्बन कंपाउंड। ये याद रखना है स्टूडेंट्स आप लोगों को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब ये जो मेरे पास 6 कार्बन कंपाउंड बना है इसका नाम है स्टूडेंट्स व्हाट, सिट्रिक एसिड और सिंपली सिट्रेट। सिट्रेट कह लें या आप लोग इसे सिट्रिक एसिड बोल लें, दोनों बातें में कोई डिफरेंस नहीं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो सिट्रेट है ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, सॉरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम नोन एज आइसोमेरेज। यहाँ पे एक एंजाइम आएगा स्टूडेंट्स, उस एंजाइम का नाम है आइसोमेरेज। इस आइसोमेरेज की वजह से इसके अंदर क्या होगी, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और जब एटम्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे तो उनके रीअरेंज करने से क्या बनेगा, जाहिर है उसका आइसोमर, और उसका आइसोमर का नाम है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट और आइसोसिट्रिक एसिड, इन दोनों में अगेन कोई डिफरेंस। आइसोसिट्रेट भी एक 6 कार्बन कंपाउंड, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज। वैसे तो आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, आपको पता है कि जहां कहीं भी हम वर्ड यूज करते हैं आइसोस का मतलब है कि ब्रांच्ड मॉलिक्यूल, लेकिन जो मेरे पास सिट्रेट है ये लीनियर मॉलिक्यूल, तो इनकी आपको कॉमन सेंस है डिफरेंस पता चल गया है। अब ये जो मेरे पास आइसोसिट्रेट है इट अंडरगोज 2 चेंजेस। वो 2 चेंजेस मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, नंबर वन ये है कि हम यहाँ से पहली CO2 माइनस करते हैं, इस साइकिल की पहली CO2 माइनस करते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हमारे लिंक रिएक्शन में भी हुआ था, तो मैं इसको दोबारा लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या नाम था इस प्रोसेस का, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, राइट। इस डी कार्बोक्सिलेशन के रिजल्ट में जाहिर है 6 कार्बन में से एक कार्बन निकल जाएगा, तो जो नेक्स्ट कंपाउंड मेरे पास बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, डेफिनेटली स्टूडेंट्स यस यू राइट, ये 5 कार्बन कंपाउंड बने। अब ये जो मेरे पास आइसोसिट्रेट है इसके अंदर एक और चेंज भी आई, वो चेंज क्या है स्टूडेंट्स कि हमने इसके अंदर भेजा किसको, NAD, और NAD क्या बन के बाहर निकला, NADH2। मैं फिर आखिरी दफा रिवाइज कर रहा हूँ कि NAD खुद तो रिड्यूस हो गया लेकिन उसने आइसोसिट्रेट को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। तो लिहाजा इस पूरे की पूरी रिएक्शन को जो यहाँ पे हो रहा है, इस पूरी की पूरी रिएक्शन को जो यहाँ पे हो रहा है, मैं एक ही नाम दे सकता हूँ। वो नाम मेरे पास क्या है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, राइट, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। और इसके रिजल्ट में हमारा 6 कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, और इस 5 कार्बन कंपाउंड का नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट, राइट।
ये 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटरेट सेम रिएक्शन से दोबारा गुजरे, यानी कि अब यहाँ पे एक दफा फिर डी कार्बोक्सिलेशन होगी, माइनस CO2 प्रोड्यूस होगा। जाहिर है जब इस 5 कार्बन कंपाउंड में से एक और CO2 निकल जाएगा तो अब यहाँ पे जो कंपाउंड मेरे पास बनेगा उसका ना वो है डेफिनेटली क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड, राइट। अब इस पर्टिकुलर 4 कार्बन कंपाउंड के बनने में एक और चीज भी इन्वॉल्व थी, मीन यस ऑक्सीडेशन। अब भी क्या होगा कि NADH2 में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी कि जो प्रोसेस यहाँ हो रहा है स्टार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, वही स्टार प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है, मीन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और उसके रिजल्ट में ये 4 कार्बन कंपाउंड ना जिसका नाम क्या था स्टूडेंट्स, सक्सीनाइल। सक्सीनाइल, लेकिन जो सक्सीनाइल है या सक्सीनेट है ये हमेशा इस फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि ये सक्सीनाइल फौरी तौर पे कोएंजाइम ए से कंबाइन हो जाता है। जाहिर है स्टूडेंट्स कि जब सक्सीनाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलेगा तो जो कंपाउंड यहाँ क्रिएट होगा उसका नाम क्या होगा, डेफिनेटली सक्सीनाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो सक्सीनाइल कोएंजाइम ए है, चूंकि इसके साथ कोएंजाइम ए अटैच है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर से हम कार्बोनाइल कोएंजाइम ए को क्लीव करके रिमूव करके एनर्जी जनरेट करेंगे और वो एनर्जी जाएगी जीटीपी के साथ। ठीक है जाएगी स्टूडेंट्स, जीटीपी के साथ, यू नो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है इसके साथ आके फॉर्म क्या मिलेगा, एक एडीपी और पीआई, राइट। जब एडीपी और पीआई इस जीटीपी के पास आएगा तो ये वाला जीटीपी एनर्जी किसको दे देगा, इस मॉलिक्यूल को, और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, एक एटीपी का मॉलिक्यूल, 1 एटीपी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम एटीपी प्रोड्यूस हो। लेकिन व्हाट विल हैपन टू दिस जीटीपी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा कि ये जीटीपी दोबारा से जीडीपी और पीआई में कन्वर्ट हो। ये दोबारा जीटीपी और पीआई कब बनेगा, जब हम इस सक्सीनाइल कोएंजाइम को क्लीव करें। इस पर्टिकुलर क्लीविंग के बाद जो कंपाउंड यहाँ पे बनता है उसका नाम है स्टूडेंट्स व्हाट, सक्सीनेट। सक्सीनेट, राइट। सक्सीनाइल कोएंजाइम ए में से जब मैं काट दूंगा, तोड़ दूंगा, क्लीव कर दूंगा कोएंजाइम ए को, तो जो बाकी स्टेबल कंपाउंड बचेगा इट इज अगेन अ 4 कार्बन कंपाउंड, और उस 4 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है, सक्सीनेट। अब इस पर्टिकुलर सक्सीनेट में और फ्यूमेरेट में बेसिकली एक हाइड्रोजन के एटम का फर्क, ठीक है। सवाल ये है कि वो हाइड्रोजन जो है वो कैसे निकल गया यहाँ से, तो आंसर इज ड्यू टू अ another very hydrogen molecule that is called as what, FAD। FAD, और जाहिर है जब FAD सक्सीनेट से कंबाइन करेगा उसमें से हाइड्रोजन खुद ले लेगा, मीन ये खुद क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस होने के बाद ये बन जाएगा FADH2, और ये वाला सक्सीनेट हाइड्रोजन की 2 हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमेरेट में, राइट। और अब ये जो फ्यूमेरेट है ये इस पर्टिकुलर साइकिल के सेकंड लास्ट स्टेप की तरफ मूव करेगा, और इस पर्टिकुलर स्टेप में वी आर गोइंग टू कैरी आउट एडिशन ऑफ वाटर। एंड यू नो वेरी वेल कि जब कभी भी मैं किसी जगह पे वाटर को ऐड करता हूं तो हम इस प्रोसेस का नाम क्या देते हैं, हाइड्रेशन। तो जब मैं इस पर्टिकुलर स्टेप में हाइड्रेशन करूंगा, वाटर ऐड करूंगा, तो वाटर के ऐड होने के बाद नेक्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है मैलेट, राइट। और इवेंचुअली हम इस पर्टिकुलर मैलेट की फर्दर क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन। आपको ये तो बात पता है कि ये सारे के सारे प्रोसेस में बेसिकली हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है और मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, ऑक्सीडाइज। अब फाइनल ऑक्सीडेशन कब होगी, जब मैं एक और NAD को यहाँ भेजूंगा और वो वाला NAD इस मैलेट में से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा और बाकी बच जाएगा मेरे पास व्हाट, NADH2, यानी कि ये हो जाएगा रिड्यूस, NADH2 हो गया रिड्यूस। माय डियर स्टूडेंट्स, आई नो वेरी वेल कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर सेंटेंस के बाद इन यू कैन से चीजों के नाम या उनका सीक्वेंस याद रखने में डिफिकल्टी नहीं होगी। यू नो ऑक्स स्टैंड्स फॉर गैलोसिटिक एसिड, A स्टैंड फॉर एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल
एसिटाइल कोएंजाइम ए, और जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो कन्वर्ट हो गया था किसमें, सिटी वाज सिट्रेट, इज स्टैंड्स फॉर आइसोसिट्रेट, केप्ट फॉर अल्फा कीटोग्लूट्रेट, एंड सिक्योर फॉर सक्सिनाइल, सेफ फॉर सक्सिनेट, एंड फ्रॉम फॉर फ्यूबरेट, एंड फ्रॉम मॉन्स्टर्स मींस मैलेट। तो ये याद रखना आपको मुश्किल नहीं है, राइट? अगर आप एक दफा इस सीक्वेंस को याद कर लेंगे तो इट विल बी इन योर माइंड। आई नो यू हैव गॉट फर्टाइल ब्रेन्स। अब देखना ये कि हमने इस पर्टिकुलर साइकिल से और क्या क्या डिड्यूस करना है। तो आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स कि नंबर 1, कहां कहां NAD प्रोड्यूस हुआ। ऐसा करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर नंबर लगा लें। फर्स्ट रिएक्शन ये हुआ था तो मैं लिख दिया यहाँ पे 1, राइट? दूसरा रिएक्शन ये हुआ, तीसरा रिएक्शन मेरे पास ये हुआ, चौथा रिएक्शन मेरे पास ये हुआ, पांचवा रिएक्शन मेरे पास ये हुआ, 6th one is this, 7th one is this, and 8th one is this। तो इस साइकिल में टोटल 8 रिएक्शंस हुए। हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, उन रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करके अपने माइंड में रखना है जो बेसिकली NAD को रिड्यूस कर रहे हैं। तो आंसर इज रिएक्शन 3, 4 and 8। तो रिएक्शंस जो हो गए मेरे पास, रिएक्शंस कौन कौन से, 3, 4 and 8। ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं NADH2, यानी कि ये प्रॉपर ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं। फिर हमें देखना है किन दो स्टेप्स में CO2 माइनस हुई। जिन दो स्टेप्स में CO2 माइनस हुई इट वाज 3 and 4। 3 और 4 स्टेप में क्या माइनस हुई मेरे पास, CO2। और किस रिएक्शन में एक्चुअली ATP प्रोड्यूस हुई, तो इट वाज रिएक्शन नंबर 5। रिएक्शन नंबर 5 में हमने GTP प्रोड्यूस की और GTP को हमने ATP में कन्वर्ट कर दिया था। फिर एक बड़ी यूनिक चेंज जो यहाँ पर थी वो थी स्टेप नंबर 6। उस स्टेप नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने FADH2 प्रोड्यूस किया, राइट माय डियर। अब इस सारे रिएक्शन में आप लोगों ने क्या प्रोड्यूस किए, टोटल नंबर ऑफ ATP दैट वाज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ATP जो प्रोड्यूस हुए दैट वाज इक्वल टू 18। व्हाट इज योर असाइनमेंट, कि मैं आपको दो बातें बताऊंगा और आखिरी बात आपने खुद कैलकुलेट करनी। वो क्या है, नंबर 1 कि अगर मैं एक NADH2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डालूं तो उससे 3 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते, राइट? और अगर मैं एक FADH2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजारूं तो मेरे पास 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते। आपका छोटा सा काम ये हमारे स्टूडेंट्स कि आपने ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल 18 कैसे प्रोड्यूस, राइट? इस सारी मोटिवेशन और लर्निंग के बाद हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर इसी चीज के बारे में होगा, मीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपके पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा और अपने अंदर आसानियां पैदा करें। अगर ये चीज आपको पता है तो कोशिश करें कि आप और लोगों को भी बताएं, इससे इल्म फैलेगा कभी कम नहीं है, राइट? टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। Bismillahirrahmanirrahim, my dear students, and today I am very happy because it is the last lecture of this chapter. I hope you will be happy too, right? और इस लेक्चर में आज हम क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, कि बेसिकली हम 3 डिफरेंट जगहों पे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बना रहे थे। यू नो वेरी वेल, हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस में, लिंक रिएक्शन में और फिर क्रेब्स साइकिल के डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोगों ने बनाए रिड्यूस्ड NADPs, राइट? और हम लोगों ने बनाई FAD। जब मैं NAD को रिड्यूस करता हूं या जब मैं FAD को रिड्यूस करता हूं तो वो एक चार्ज्ड बैटरी की तरह से हो जाता है। और अब हम इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, ATP। लेकिन सवाल ये प्रोड्यूस होता है कि हम एक NAD से कितनी ATP बना सकते हैं और एक FAD से हम कितनी ATP बना सकते हैं। तो आप लास्ट लेक्चर याद करें क्रेब्स साइकिल वाला, बिल्कुल सेंटर में मैं लिखा था आप लोगों के लिए कि हम एक NADH2 से 3 ATP के मॉलिक्यूल और एक FADH से हम लोग 2 ATP के मॉलिक्यूल बना सकते हैं।
राइट, बट हाउ वी कैन प्रोड्यूस दीज मॉलिक्यूल्स? तो जाहिर है आंसर है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और यही हमारा आज का टॉपिक है. सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स. आई थिंक आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन यही क्रेब्स साइकिल है, लेकिन इससे पहले भी हमें बहुत कुछ करना होता है. अगर आपको आज का ये लेक्चर समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इस पूरे के पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन की समरी भी मिल जाएगी और ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स? ग्लूकोज से. वेरी राइट, कि ये मेरे पास एक ग्लूकोज है, आपको पता है. और मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स कि मैं इस ग्लूकोज को पहले दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता हूँ. उसमें से एक का नाम आपको याद है DAP था, और एक का नाम क्या था मेरे पास? G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. और मैंने आपको ये बोला था कि नॉर्मली DAP ही G3P में कन्वर्ट होता है, और उसकी हमने लॉजिकल बेसिस भी देखी थी कि आखिर DAP ही G3P में कन्वर्ट क्यों होता है, और G3P DAP में बहुत कम कन्वर्ट क्यों होता है. उसके लिए मैंने मोटा एरो यूज किया है और उसके लिए मैंने बारीक एरो यूज किया है. यू नो, पिक्टोरियल मेमोरी भी एक चीज होती है, राइट. अगर आपकी पिक्टोरियल मेमोरी बहुत अच्छी है तो आपको एग्जाम में याद रहेगा कि G3P DAP में बहुत कम कन्वर्ट होता है, सर ने एक बारीक एरो लगाया था, और DAP G3P में कन्वर्ट होता है, उसके लिए सर ने एक मोटा एरो लगाया था. एनी हाउ, बात ये हो रही थी कि अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं कि हम इस G3P से क्या बना लेते हैं? दो मॉलिक्यूल्स. किसके? वेरी राइट, बिल्कुल एक्सीलेंट माय डियर स्टूडेंट्स, पायरुवेट के. ये आपको याद है. तो मैंने एक मॉलिक्यूल पायरुवेट का यहां बनाया और एक मॉलिक्यूल पायरुवेट का मैंने यहां बना लिया. लेकिन आप जरा बात को याद रखें, जरा याद करें, सॉरी, तो आपको याद आएगा कि इस G3P के बनने के फौरन बाद हमने यहां पे एक क्या की थी स्टूडेंट्स? हमने यहां से प्रोड्यूस किया था एक NADH. अगर आपको याद आया, मैंने ये बात आपसे इसलिए की है क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. इसी में दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि मेरे बच्चों को किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम ना हो. इसका मतलब ये होगा कि अगर एक NADH यहां प्रोड्यूस हुआ तो एक NADH यहां पे प्रोड्यूस हुआ होगा, तो दो NADH यहां प्रोड्यूस होगा, राइट. अब चलते हैं आगे. आपको याद है कि मैंने इस पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में डाल दिया था, राइट. तो माइटोकॉन्ड्रिया में डालने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे चलाया था एक लिंक रिएक्शन. आपको अगर ये वाली फेज अगर याद हो कि जो पायरुवेट था वो बेसिकली इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया की इस बाहर वाली मेम्ब्रेन में चला गया था, राइट. ये अब ये जो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या बन गया? पायरुवेट. जब ये एंटर होगा यहां, तो यहां पे क्या हुआ था? लिंक रिएक्शन. मैंने इस पर्टिकुलर जगह को लिंक रिएक्शन से जोड़ दिया है ताकि आपको याद रहे कि लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स के दरम्यान वाली जगह पे हुआ था. और आपको ये वाली बात भी याद है कि इस केस में हम लोगों ने यहाँ पे दो काम किए थे. एक तो ये कि मैंने यहाँ से CO2 बाहर निकाल दी थी, जिसकी वजह से 3 कार्बन पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो गया था? एक 2 कार्बन कंपाउंड, उसका नाम क्या था? एसिटाइल. और ये जो मेरे पास एसिटाइल बना था, इसको मैंने एक सल्फर ब्रिज के थ्रू कोएंजाइम A से जोड़ दिया था, तो इसका नाम बन गया था एसिटाइल कोएंजाइम A. फिर आपको ये वाली बात भी याद है कि एक काम मैंने यहाँ और किया था जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो ये कि मैंने यहाँ पर भी क्या प्रोड्यूस किया स्टूडेंट्स? एक NADH2 प्रोड्यूस किया था. अब अगर एक पायरुवेट यहाँ एंटर होगा तो जाहिर है एक NADH2 बनेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 पायरुवेट बन रहे हैं तो जाहिर है 2 NADH यहाँ पे प्रोड्यूस होगा. अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A यहां से कहां आया? डेफिनेटली क्रेब्स साइकिल के पास, समवेयर हियर. और इस 2 कार्बन कंपाउंड को वेलकम करने के लिए मेरे पास क्या ऑलरेडी प्रेजेंट था? यस, एंड प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट साइकिल दैट वाज मिस्टर ऑक्स. याद है ना मिस्टर ऑक्स आपको? या मैंने बोला था आवर, तो इसमें बन गया था ऑक्सैलो एसीटेट. ऑक्सैलो
एसीटेट। आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स कि ये बहुत क्लोज लिख दिया है मैंने, तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा खुला के लिखता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो हम लिख रहे हैं व्हाट, ऑक्सैलो एसीटेट, ये एक 4 कार्बन कंपाउंड। मैं आपसे अब मजीद बात नहीं करूंगा डिटेल के साथ, बस आपको ये बताऊंगा कि उसके बाद यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम है और यहाँ बन गया था व्हाट, सिट्रेट। क्या बन गया था, सिट्रेट। और फिर सिट्रेट कन्वर्ट हुआ था किसमें, आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट में। और फिर आइसोसिट्रेट किसमें कन्वर्ट हो गया था स्टूडेंट्स, सिटी इज केप्ट आपको याद है क्या था, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। और फिर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट कन्वर्ट हो गया था किसमें, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, सक्सिनाइल CoA में। और फिर ये कन्वर्ट हुआ था किसमें, सक्सिनेट में, राइट, सक्सिनेट। और फिर सक्सिनेट कन्वर्ट हो गया था किसमें, फ्यूमरेट में। और फ्यूमरेट कन्वर्ट हो गया था मैलेट में, राइट। तो मैं फिर आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, मिश्रॉक्स, ऑल सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मज्ज, और यू कैन से आवर all city is kept safe and safe from monsters, whatever you want to learn। ये बात मैंने आपसे दोबारा क्यों डिस्क्राइब की, क्योंकि मैं आपको ये दोबारा से याद करवाऊं कि बेसिकली हम NAD और FAD वगैरह दोबारा कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपको याद है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, स्टार लगाया था और इसके साथ मैंने नाम लिखा था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और उसके रिजल्ट में यहाँ प्रोड्यूस हो गया था NADH2। इट इज इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैं इसके बाहर एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल शो करने के लिए क्या कर रहा हूं, एक स्टार सबना बर्निंग। सेम NADH2 कहां प्रोड्यूस हो रहा है, यहां, तो इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल पर शो कर रहा हूं। डेफिनेटली मुझे यहां भी सिर्फ यहां लगाना चाहिए था, चलिए इसको मॉडिफाई कर ही लेते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज NAD की डेफिनेट एनर्जी लेवल कम होता है, तो मुझे उससे गेट इसको नहीं लगाना चाहिए था, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हेंस आप भी कॉन्सेप्ट इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी एरर्स को ठीक कर सकते हैं। तो बन गया मेरे पास NADH2। फिर आपको ये वाली बात भी याद है स्टूडेंट्स कि जब मैंने यहाँ से इसको मूव किया तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, GTP, और GTP फिर किस में कन्वर्ट हो गया था, यस यू राइट, वो कन्वर्ट हो गया था ATP में, राइट। इसके अलावा आपको ये वाली बात भी याद है कि यहां हम लोगों ने प्रोड्यूस किया था व्हाट, FADH2। कहां से, FAD से। तो ये भी मेरे पास क्या हुआ, एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन गया। फिर उसके बाद हमने यहां पे की थी हाइड्रेशन, H2O ऐड किया था, और उसके बाद लास्टली हम लोगों ने यहां भी NAD को NADH2 में कन्वर्ट कर दिया था, राइट। अब आपने बातों को जरा गौर से सुनना है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक और टिप दूं ये चीज याद करने के लिए। पहले ये है कि आप लोगों को स्टेप के नंबर में आपको याद करने हैं कि ये था स्टेप नंबर 1, ये था स्टेप नंबर 1, ये था स्टेप नंबर 2, ये था स्टेप नंबर 3, ये था स्टेप नंबर 4, ये था स्टेप नंबर 5, ये था स्टेप नंबर 6, 7 और 8। तो टोटल 8 सेक्शंस आर देयर। अब आपने करना क्या है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि आपने याद रखना है कि 3 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर में क्या है, हमारी नादिया साहिबा बैठी हुई है, समझ लें। यहाँ भी नादिया साहिबा हैं, यहाँ भी नादिया साहिबा हैं, ठीक है, स्टेप नंबर 3, 4 में। और
स्टेप नंबर 8 में भी नादिया साहिबा हैं, फिर इनकी एक बहन है, उनका नाम है फादिया, और जो फादिया साहिबा हैं वो स्टेप नंबर 6 में है। अब मैंने याद इसलिए करवाया, ऐसे करवाया, आप चाहता हूँ कि आप ऐसे याद करें, नादिया नादिया फादर, नहीं, नादिया 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 गिरे फादर, कि जो चीजें आपने बाहर बाहर लिखी है वो याद करनी है। कैसे याद करनी है? नादिया नादिया गिरे फादर, पानी नादिया, यानी कि नादिया नादिया फादर गिर गए, जल्दी से पानी लाओ। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नादिया नादिया गिरे फादर, पानी नादिया। इस तरीके से आपको ये पॉइंट याद रहेगा कि सिर्फ आपने स्टेप नंबर 3 से बात याद रखनी है, जो एक एक की आपके पास है, स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 से बात आपने याद रखनी है, नादिया नादिया गिरे फादर, पानी नादिया, राइट। इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस किस पॉइंट पे एनएडी बन रहा है और किस किस पॉइंट पे एफएडी बन रहा है, राइट। अब सवाल ये है कि हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि एनएडी कहाँ रिड्यूस हुआ और एफएडी कहाँ रिड्यूस हुआ, और कहाँ कहाँ NaDH2 प्रोड्यूस और कहाँ कहाँ एफएडी प्रोड्यूस हुआ। ये सारा कुछ प्रोड्यूस करने के बाद जो अगला स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आखिर हम इस नादिया और फादिया के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसे हम कैसे निकालते हैं, राइट। तो इसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट हाफ की तरफ। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स। यस, आपको याद है कि हमने यहां डिस्कस किया था व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, ये वाली, इसका नाम क्या था बोला? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट। और इसके अंदरूनी लूमन में क्या हुआ था? चला था क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल ने हमें क्या किया? बना के दिया, जाहिर है NAD बना के दिया, NADH2 सॉरी, और फिर बना के दिया FADH2, दो चीजें बनाकर। अब इन दो चीजों के बनने के बाद जो काम होना था वो ये कि हम इसे डाल देंगे किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ ऑपरेट होती है? तो आंसर इज ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसमें ऑपरेट होगी। अब इसके ऊपर अगर आप देखें, आप इसको फर्दर जूम इन करके, तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? F0 पार्टिकल्स। इन्हें हम लोग पहले F0 पार्टिकल्स कहते थे। जब फर्दर रिसर्च हुई तो पता चला कि ये जो F0 पार्टिकल्स है, जो लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर्स है, बेसिकली वो तो क्या है? एंजाइम्स हैं। और ये वाले जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं? वो ATP बनाते हैं। जब वो ATP बनाते हैं तो जाहिर है मैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को जो ATP बना रहा है क्या बोलूंगा? ATP सिंथेज, या मैं उसे बोलूंगा ATP सिंथेटेज, ठीक है, सिंथेटेज। अब ये जो ATP सिंथेटेज है ये बेसिकली NaDH2 को और FADH2 को यूज करता है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ व्हाट? ATP सिंथेसिस। अब मैं आप लोगों के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, लुक एट दिस। So I am back, my dear students, after drawing this particular graph और lines for the graph। और इस पर्टिकुलर लाइंस के ऊपर डेफिनेटली हम ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफ, और इसके सारे दो एक्सिस हैं, उनमें से एक का नाम है एक्स एक्सिस और एक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? वाई एक्सिस। अब इस वाई एक्सिस पे मैंने क्या लेना है स्टूडेंट्स? एनर्जी लेवल, एनर्जी डिस्क्राइब करनी है मैंने मॉलिक्यूल्स की। तो आपको याद है मैंने क्या बोला था कि NaDH2 से हम 3 ATP प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज कि इस NaDH2 का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, और हम लोग FAD से 2 ATP प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों? कि FAD का एनर्जी लेवल NaDH2 से कम है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। चूंकि NaDH2 एनर्जी लेवल में ज्यादा है तो हम उससे 3 ATP बना सकते हैं, और चूंकि FADH2 का एनर्जी लेवल कम है तो ज़ाहिर हम उससे क्या बनाएंगे? 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो लिख देते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कि इट विल गिव मी 3 ATP मॉलिक्यूल्स,
ये मैंने बहुत दफ़ा रिवाइज कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद हो जाना चाहिए। और जो FADH2 है उससे मैं बना सकता हूँ क्या, 2 ATP मॉलिक्यूल्स, राइट। अब NADH2 जो मेरे पास है ये क्या करेगा, ये सबसे पहले अपने इस NADH2 में जो हाइड्रोजन है उससे सेपरेट करेगा इनटू 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली है क्या, ये सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड डोनर्स। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब सिंपल ये है कि ये हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को लेंगे, उस वक्त वो क्या है, रिसीवर है, और उससे दे देंगे लो एनर्जी मॉलिक्यूल को, तो उस वक्त वो क्या होंगे, डोनर्स। अब फॉर एग्जांपल NADH2 जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो बेसिकली किसको देता है, सबसे पहले हमारे पास मुलाकात होती है किसकी, एक साइटोक्रोम की, उसका नाम है साइटोक्रोम Q, साइटोक्रोम व्हाट, Q। और NADH2 ये दोनों सिग्निफिकेंट एनर्जी डिफरेंस के ऊपर लोकेट कर रहे हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि इमीडिएटली यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेंगे तो वो एनर्जी किसके पास जाएगी, जाहिर है ADP और PI के पास जाएगी। तो जो ही ADP और PI के पास एनर्जी जाएगी तो यहां पे NADH2 से पहला ATP का मॉलिक्यूल बन जाएगा, राइट। तो ATP का मॉलिक्यूल बन गया यहां पर पहला, राइट। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर कंपैरेटिवली लेस सिग्निफिकेंट डिफरेंस के साथ मेरे पास अगेन क्या है, सीरीज ऑफ साइटोक्रोम्स हैं। आइए पहले हम उनको ड्रॉ कर लेते हैं। उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, साइटोक्रोम, इसका नाम है स्टूडेंट मेरे पास साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम व्हाट, B। अब जरा गौर से देखें कि साइटोक्रोम Q का एनर्जी लेवल और साइटोक्रोम B का एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सेम है, राइट। इसका मतलब ये है कि इस वाले केस में चूंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करनी, लिहाजा यहां पे ATP प्रोड्यूस नहीं हो सकता। उसके बाद मेरे पास एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस के साथ क्या आता है, एक इलेक्ट्रॉन, उसका नाम है साइटोक्रोम C। उसके बाद एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस के बाद आता है क्या, साइटोक्रोम C, उसको लिखते क्या है, साइटोक्रोम C। अब ये इसमें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट एनर्जी डिफरेंस है, राइट। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहां पर भी हम किसको भेजेंगे, जाहिर है ADP और PI को भेजेंगे। और जब मेरे पास ADP और PI यहाँ पे मिलेंगे और उनको कंबाइन की एनर्जी मिलेगी तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, सेकेंड ATP का मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स, इनफैक्ट आई एम गोइंग टू रेज टाइम एंड अगेन बिकॉज आई वांट टू यूज द सेम कलर्स। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, व्हाट, ATP। तो ये मेरे पास दूसरा ATP का मॉलिक्यूल है। फिर उसके बाद मेरे पास आता है साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A, और फिर आ जाता है ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल पे साइटोक्रोम A3, राइट। चूंकि इन दोनों में इनमें भी ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे भी ATP सिंथेसिस नहीं होती। लेकिन जब साइटोक्रोम A3 में से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रॉन सीधे किसके पास आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के पास, राइट। और वो जो हाइड्रोजन है वो क्या बन जाएगी, फिर जाहिर है वो H+ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन जाएगी, H, हाइड्रोजन बन जाएगी। और जब ये मेरे पास 2 हाइड्रोजन के एटम प्रोड्यूस हो जाएंगे तो फिर इन पर्टिकुलर 2 हाइड्रोजन के एटम प्रोड्यूस होने के साथ ही यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा कौन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रोटॉन हाइड्रोजन एक्सेप्टर, उसका नाम मेरे पास क्या है, O2, राइट। और जो ही H ये वाले 2 हाइड्रोजन के एटम इस हाइड्रोजन से मिलेंगे तो मेरे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, जाहिर है वाटर। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब A3 से हम वाटर बनाएंगे तो इस टाइम पे मेरे पास फिर क्या आएगा, व्हाट, डेफिनेटली ADP और PI, because there is significant difference between the cytochrome A3 and electron acceptor। ये significant जो difference है वो क्या प्रोड्यूस करवाएगा, डेफिनेटली a third molecule of ATP।
राइट। इस तरीके से ये मेरे पास बन गए 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स 1, 2 एंड 3। लेकिन ये कौन बनवा सकता है? डेफिनेटली NAD। लेकिन अगर मैं FAD की बात करूं तो FAD मेरे पास एक एटीपी का मॉलिक्यूल यहां बनवा सकता है और एक एटीपी का मॉलिक्यूल यहां बनवा सकता है। दैट्स वाई हमने लिखा था कि एक NADH2 की वैल्यू 3 एटीपी के बराबर और एक FADH2 की वैल्यू 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स के बराबर होती है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अब जो अगली बात है स्टूडेंट्स वो ये है कि इस सारे प्रोसेस को हम याद कैसे रखें। तो इसके लिए जो जिससे हम लोगों ने याद किया वो ये था कि हम वही नादिया फादिया के नाम से इसको याद रखते थे कि नादिया फादिया क्यों। राइट। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं जोर देके कि भाई क्यों आया। राइट। मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं कि नादिया फादिया क्यों, भाई क्यों आया। राइट। तो आप इस तरीके से इस सेंटेंस को भी याद रखेंगे तो आप लोगों को नादिया फादिया के सीक्वेंस भी याद रहेगा कि पहले बड़ी जो है वो नादिया साहिबा है, छोटी जो है वो फादिया साहिबा है, और सबसे पहले क्यू साइटोक्रोम क्यू आता है, फिर आगे BCA और A3 आया। राइट। तो इस तरीके से आप लोग इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को याद रख सकते हैं। राइट। अगर आप इसको देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करेंगे, ये एक्सेप्ट कर लेगा, फिर आगे इसको डोनेट कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन को। राइट। फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे, फिर डोनेट हो जाएंगे, फिर एक्सेप्ट हो जाएंगे, फिर डोनेट हो जाएंगे। तो ऐसे जो सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड डोनर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब सवाल ये है कि ये वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ ऑपरेट हो रही है? जैसे मैंने पहले बोला कि इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। राइट। अब होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कि इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से मूव कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर FADH2 की ब्रेकडाउन से यहाँ पे प्रोड्यूस होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट। यहाँ पे अंदर वाली साइड पे ये ऑपोजिट है किसके? फोटोसिंथेसिस। अब ये वाले प्रोटॉन्स जब इसके थ्रू मूव करेंगे आउटसाइड पर तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। देयरफॉर यहाँ पर भी ऑलमोस्ट फोटोसिंथेसिस की तरह से केमियोस्मोसिस का प्रोसेस भी हो रहा है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। उसमें आपको याद है कि उस वाले केस में थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट थे ATPase जो बाहर की तरफ खुल रहे थे। राइट। तो वो जो बाहर की तरफ खुलने वाले मॉलिक्यूल्स है वो बेसिकली क्या करते थे? प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ अंदर की तरफ पंप कर रहे थे, और जब अंदर की तरफ प्रोटॉन्स मूव होते थे तो ATP प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन यहाँ पे हमने प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ मूव करना है, और जब प्रोटॉन्स बाहर की तरफ मूव होंगे तो फिर डेफिनेटली ATP प्रोड्यूस होगा। कहां पर? जाहिर है ATP सिंथेटेज के ऊपर। सो ये प्रोसेसेस हर तरीके से मींस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हर तरीके से दूसरे के कैसे हैं? ऑपोजिट है। वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस था, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस था। उसमें हम लोगों ने NADH2 को बॉडी से बाहर प्रोड्यूस किया था, ग्रैनम के बाहर प्रोड्यूस किया था, और यहाँ पे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर NADH2 को ब्रेक करते हैं और उससे इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हो जाता है? एसिडिक। 20 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स आयन ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। फिर इन प्रोटॉन्स आयन की उस इलेक्ट्रॉन से मुलाकात होती है बाहर के जो बेसिकली क्या थे? हाइड्रोजन एटम्स। और फिर वो जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो किससे मिलते हैं? एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ, और क्या प्रोड्यूस हो जाता है? वाटर। दैट्स वाई कि हमारे पास बनती है ये वाली इक्वेशन। आपसे मिलते हैं इक्वेशन लिखने के बाद। ये इस बार डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे कि हम आपसे मिलेंगे इक्वेशन के बाद। तो इक्वेशन इंडिकेट कर रही है कि वही NADH प्लस H प्लस NADH2 है। इसके साथ इसके पास हमने भेजे हैं 3 ADP और PI, 1 ओवर हियर, 1 ओवर हियर एंड 1 ओवर हियर। तो 3 ADP और PI मैंने भेजे। राइट। और एंड पे मैंने भेजा व्हाट? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर समवेयर हियर एंड इट इज हियर। जब इनको आपस में मिलाया तो मेरे पास क्या प्रोड्यूस हो गया? जाहिर है एक मॉलिक्यूल NAD प्रोड्यूस हुआ जो दोबारा से रेडी है प्रोटॉन लेने के लिए to carry out, to regulate or to continue the process of electron transport chain, और प्लस इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की रिडक्शन से प्रोड्यूस हुआ मेरे पास वाटर, और प्रोड्यूस हो गए 3 ATP के मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखना चाहूँ फॉर FAD तो क्या होगा स्टूडेंट्स? FAD H2 will combine with 2 ADP and PI molecules, and eventually I will have to provide half O2, and I will have simply FAD plus water molecules and plus 2 ATP molecules. तो ये है टोटल काइनेटिक्स। राइट। ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज के लेक्चर की आखिरी बात कि किस तरीके से
हमारा NADH2 और हमारा FADH2 प्रोड्यूस करवा सकता है 3 molecules of ATP and 2 molecules of what ATP respectively. So I hope कि आप लोगों को सारी बातें पता चल गई होंगी. नंबर 1 कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या चीज़. नंबर 2 हमारे पूरे के पूरे ग्लूकोज ब्रेकडाउन में NADH प्लस H प्लस कहाँ का प्रोड्यूस होता है, FADH2 कहाँ का प्रोड्यूस होता है, GTP कहाँ प्रोड्यूस होता है. प्लस हमने ये वाली बात भी देखी कि हम किस तरीके से NADH2 को ब्रेक करते हैं, उससे हम लोग बनाते हैं प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन आयंस, और वो वाले हाइड्रोजन आयंस कैसे ATP सिंथेसिस में से पास होते हैं और उससे बनाते हैं क्या, डेफिनेटली ATP, बिकॉज कि जब भी हाइड्रोजन आयंस ATP सिंथेसिस में से पास होते हैं तो वो वाला मॉलिक्यूल रोटेट करता है. एनिमेशन देखिए आप लोग, रोटेट करता है और रोटेट होने के बाद ADP और PI को आपस में जैम अप करके मिला के क्या बना देता है, ATP, राइट. तो इस तरीके से ये हमारा ATP प्रोड्यूस हो गया. और फिर ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस है ये किससे मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और बन जाता है हाइड्रोजन एटम. और जो हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं तो क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन का एक्सेप्टर, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन, और उसके मिलने से क्या बन जाता है, वाटर, राइट. तो CO2 कैसे प्रोड्यूस हुआ, वाटर कैसे प्रोड्यूस हुआ हमारे इस पूरे ग्लूकोज में. नो यू नो ईच एंड एवरी स्टेप. आपने अपनी बुक के आखिरी पेज के ऊपर एक छोटी सी डायग्राम बनी हुई है. उस छोटी सी डायग्राम में आपने अब ये आपका छोटा सा होमवर्क है कि आपने ये देखना है कि आखिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रेगुलेट कैसे होती है. मिसाल के तौर पे कि अगर मेरी बॉडी में ATP की प्रोडक्शन कम हो जाए और NADPH की प्रोडक्शन बढ़ जाए तो मैं NADH की प्रोडक्शन को कैसे इनिबिट कर सकता हूँ और ATP की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकता हूँ. ऑन द अदर हैंड अगर मेरी बॉडी में NADH2 कम प्रोड्यूस हो रहा है और ATP ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो मैं कैसे ATP को इनिबिट कर सकता हूँ और NADPH को ज़्यादा कर सकता हूँ. आई होप कि इस तमाम लेक्चर्स, दीज ऑल लेक्चर्स will be very very helpful to you, or for any sort of feedback just you can ask a question on the platform of the Punjab Group of Colleges, and I would love to share your problems. May God bless you all and help you to gain your final destination. Till next lecture and next chapter, goodbye, Allah Hafiz, Assalamu alaikum wa rahmatullah.